स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल्स लॉ पूरी कंप्लीट कर ली थी। ट्रायंगल्स लॉ से आर का मैग्नीट्यूड पता कर लिया था, आर का डायरेक्शन पता कर लिया था। अब आते हैं पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये भाई पैरेललोग्राम्स लॉ बोलता ही क्या है? ठीक है, इट स्टेट्स दैट, या चलो ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूं पैरेललोग्राम है ही क्या। पहले पैरेललोग्राम को ही मैं डिफाइन कर देता हूं। क्या है पैरेललोग्राम? तो थोड़ा सा क्या इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम बेसिकली होता क्या है? सपोज मैं इसको x y, चलो इसको o ले लेता हूं। o, this is x, this is y, this is z. So what is a parallelogram? A parallelogram having opposite sides equal and parallel. मतलब OX क्या होगा? इसके बराबर होगा। ठीक है, चलो यहां लिख देता हूं। OX equals to what? YZ। ये दोनों क्या होगा? इक्वल होंगे। और ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। OX पैरेलल टू YZ। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। फिर ये भी साइड्स क्या? इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो OZ equals to XY, OZ equals to XY। ठीक है, ये OZ हो गया, ये XY हो गया, और ये दोनों भी क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो OZ पैरेलल टू व्हाट? XY। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या है वो डिफाइन कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है? It states that if two vectors are taken by the two adjacent sides of a parallelogram, इसमें कीवर्ड क्या आ गया? एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब अगल-बगल वाला। इन ऑपोजिट ऑर्डर, ऑर्डर हैज टू बी क्या? ऑपोजिट। तो देखो, जो दो वेक्टर को ऐड करना है, देखो ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और एडजेसेंट साइड्स ये वाला हो गया इसका एडजेसेंट साइड, तो ये वाला मेरा क्या हो गया? बी वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर। तो दिख रहा है, देखो दोनों का टेल मिल रहा है। तो मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर डिफाइन कर दिया। सब इसके साथ कंफर्टेबल हो? ठीक है, क्लियर है? ए वेक्टर है, दिस इज व्हाट? बी वेक्टर। देन द डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट। तो देखो ये कॉमन पॉइंट का डायगोनल हो गया, इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। दिस इज द डायगोनल, सो दिस इज माय, दिस इज मतलब आर वेक्टर। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई। दो वेक्टर जिनको ऐड करना है, ए और बी को ऐड करते थे तो आर आता था, तो दोनों को मैंने किस में ले लिया? दोनों को मैंने एडजेसेंट साइड में ले लिया, ऑपोजिट ऑर्डर। तो वहां से जो डायगोनल पास किया वो इन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसको प्रूव करने के लिए बोलता है, या इसको आपको बोलता है कि भाई डिराइव करो। कैसे डिराइव करेंगे, क्या करेंगे? तो पता है पैरेललोग्राम लॉ कहां से आया है? ट्रायंगल्स लॉ से ही आया है, कोई नया चीज नहीं है, सिंपल सा चीज है, आपको बस ट्रायंगल्स लॉ ही आनी चाहिए। तो देखो मैं चलो इसको बताता हूं। ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? ये होगा, दिस इज थीटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए और बी के बीच का एंगल, मैं बोला था ना हमेशा वी बनना चाहिए या टेल होना चाहिए। ठीक है, अब बात को समझो। मैं ये बी वेक्टर को उठा के यहां बना सकता हूं। क्यों भाई, क्यों ऐसा कर सकता हूं? मैंने बोला था ना ये बी वेक्टर को मैं उठा के यहां कब बनाऊंगा? दोनों का क्या सेम है? लेंथ सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों क्या है? पैरेलल है, तो डायरेक्शन भी सेम है। तो मैं क्या लिखूंगा? एज OZ equals to XY and OZ parallel to क्या? XY, we can represent
एक्स वाई बाय बी वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ये डेरिवेशन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाली लाइन इक्वल है, पैरेलल है, तो बी वेक्टर को उठा के यहां बना। ठीक है, तो देखो जब बी वेक्टर को उठा के यहां बनाएंगे तो क्या बनेगा समझते हैं। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, बहुत सिंपल सा चीज है, और ये आर वेक्टर था, बी वेक्टर को उठा के यहां बना, दिस इज बी वेक्टर। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों भाई? इसको मैथ्स में हम लोग क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो दिस इज व्हाट थीटा। अब आपको दिख रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सेम ऑर्डर, आर वेक्टर इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो अब इसके बाद सेम एज ट्रायंगल्स, मतलब इसके बाद जो भी पूरा डेरिवेशन होगा वो ट्रायंगल्स लॉ के ही जैसा होगा। मैंने बताया भी था आपको यार ये चीज की इसमें जो भी चीज है ट्रायंगल्स लॉ में ना, ट्रायंगल्स लॉ से आपका पैरेललोग्राम लॉ आया, पॉलीगॉन्स लॉ आया। तो पैरेललोग्राम्स लॉ में सिंपल आपने पैरेललोग्राम बनाया, स्टेटमेंट के साथ से ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर दिखा दिया। एक ये लाइन बस आपको लिखनी है कि भाई ये दोनों का लेंथ सेम, दोनों पैरेलल, तो बी वेक्टर को उठा के यहां बना दिए। मैंने बताया था वेक्टर्स को हम लोग मूव कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। जब ये बी वेक्टर को उठा के यहां बना दिए, ये ए बी और इनका रिजल्टेंट क्या हो गया आर, तो ये ट्रायंगल्स लॉ है। और इसके बाद पूरा ट्रायंगल्स लॉ के जैसा डेरिवेशन करना है। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो हम लोग को अगर पैरेललोग्राम्स लॉ पूछा तो स्टेटमेंट लिख दोगे, ये लिख दोगे कि फिर सेम पूरा ट्रायंगल्स लॉ के बारे में लिखना है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब एक सवाल आता होगा आपके मन में कि सर ट्रायंगल्स लॉ तो पढ़ लिए बढ़िया से, पैरेललोग्राम्स लॉ ट्रायंगल्स लॉ से ही आया, तो सर पैरेललोग्राम लॉ बना ही क्यों? क्यों ही हम इसको पढ़ेंगे? क्या फायदा आया? तो अब मेरा बात को अच्छे से ध्यान दो, मैं नोट करके लिख रहा हूं। पूरे फिजिक्स में आज के बाद से कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट लेना है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज यू विल बी यूजिंग पैरेललोग्राम्स लॉ। आया बात समझ में? ऑलवेज एंड ऑलवेज यू विल बी यूजिंग व्हाट? क्या? पैरेललोग्राम्स लॉ। ठीक है, ऑलवेज क्या? यूज पैरेललोग्राम लॉ for addition of two vectors। ठीक है, हमेशा आपको पैरेललोग्राम्स लॉ ही यूज करना है। तो क्या है पैरेललोग्राम लॉ? अगर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है, तो आर वेक्टर इन बिटवीन देम होगा। क्लियर है? समझ में आया? पैरेललोग्राम लॉ से मैं क्या कंक्लूजन निकलवाया? ए वेक्टर बना दिए, बी वेक्टर बना दिए। ठीक है, दोनों को मैं किस में बनाया? ऑपोजिट ऑर्डर में, तो उनके बीच का एंगल थीटा, तो आर वेक्टर इन बिटवीन व्हाट? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक्चुअली ये करते पूरा कैसे हैं? एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, इसको एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको वो लोग क्या बनाते हैं, ऐसे ज्वाइन करके ए और बी को एक पैरेललोग्राम बनाए और फिर आर को यहां से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कभी भी अब बोलेगा ऐड करने के लिए क्या यूज करना है? पैरेललोग्राम्स लॉ यूज करना है। एक और डायग्राम चलो देख लेता हूं। सपोज ये आपका ए वेक्टर ऐसे होगा, ये बी वेक्टर ऐसे होगा, इनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। सो दिस इज व्हाट योर क्या? आर वेक्टर। तो मैं बोलूंगा यहां पर नोट करके एक और पॉइंट, आर वेक्टर lies in between what? A vector and B vector।
ठीक है। आर वेक्टर हमेशा ए और बी के बीच में रहेगा, कहां पे रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब इसको वापस से एक बार इसका फाइनल आंसर लिखा देता हूं मैं, समझो क्या लिखवाना चाह रहा हूं, देखते जाओ, कुछ एक्स्ट्रा ही चीज है ये। ए वेक्टर, बी वेक्टर, दिस इज व्हाट आर वेक्टर। क्या बताऊंगा अच्छे से ध्यान देना, आर की वैल्यू तो वही आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, ठीक है। एंगल किसके साथ निकालते थे, ए के साथ निकालते थे, आप समझना मेरी बात अच्छे से, ठीक है। एंगल मेरे को निकालना है इसके साथ, ए के साथ। अब देखो इसमें मैं दोनों चीज दिखाऊंगा, मान लो आर और ए के बीच का एंगल अल्फा है, आर और बी के बीच का एंगल बीटा है। बात समझना, मेरे को एंगल पे ही ज्यादा आपको फोकस कराना, उसी में बच्चे गड़बड़ी करते हैं। मैग्नीट्यूड इज द सेम, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, रिजल्टेंट इज व्हाट हियर आर वेक्टर। मैं हमेशा पैरेललोग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं इन बिटवीन कहीं पर भी उनको शो करूंगा। ए और बी के बीच का एंगल थीटा, ए मान लो, चलो बी को अभी नहीं बनाता हूं मैं, आर और ए के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। तो सुनते जाओ क्या करना है, tan अल्फा, tan अल्फा इज b sin थीटा by a plus b cos थीटा, ठीक है। ये वाला टर्म कौन होता है जिसके साथ एंगल बनाता है, तो r a के साथ एंगल बना रहा है। तो यहां पर मेरे को क्या लिखना है, जो अकेला वाला टर्म है, अकेला वाला टर्म वो है जो एंगल बनाता है। देखो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अकेला क्यों, क्योंकि इसमें b sin थीटा है, b cos थीटा है, ये बेचारा अकेला है, ठीक है। अब अगर समझना मेरी बात को, आपको बोल दिया गया कि r और b के बीच का एंगल निकालो, भाई r और b के बीच का एंगल बीटा निकालो। तो देखो लिखना कैसे है, समझते जाना, tan बीटा, जिसके साथ एंगल निकालते हैं वो ये अकेला वाला टर्म होता है या उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। अकेला वाला टर्म वो है जो एंगल बनाता है, यहाँ r और b एंगल बना रहा है। तो पता है क्या लिखोगे, यहाँ अकेला वाला टर्म हो गया b, यानी कि ये हो गया a sin थीटा by b plus a cos थीटा। ठीक समझ में आया कि नहीं आया, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको बार बार बताया। पैरेललोग्राम्स लॉ क्या पढ़े थे, सिंपल था, पैरेललोग्राम्स लॉ से डिराइव करना कैसे था, ट्रायंगल्स लॉ से डिराइव करना था, वो भी हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला हम यूज हमेशा क्या करेंगे, पैरेललोग्राम्स लॉ, ए वेक्टर बी वेक्टर सेम ऑर्डर में दिखाए और इन बिटवीन कहीं से हम लोग क्या निकाल दिए, आर वेक्टर निकाल दिए। तो ये डायग्राम को अच्छे से फोकस करो, आर वेक्टर का वैल्यू तो इतना ही होगा। अब आर अगर ए के साथ एंगल बनाया तो अल्फा, आर अगर बी के साथ एंगल बनाया तो क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज थीटा, ठीक है। तो अल्फा निकालने के लिए अकेला वाला टर्म ए हुआ क्योंकि ए के साथ एंगल निकालना है, बी के साथ एंगल निकालना है, बात समझो, तो ये अकेला वाला टर्म क्या हो गया, बी हो गया। आ रहा है बात समझ में, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो हम लोग आज के बाद हमेशा क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम्स लॉ ही यूज करेंगे। अब कुछ स्पेशल केसेस समझते हैं। हमने ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो क्या पढ़ा था मैं एक बार उसको थोड़ा सा आपको क्या उससे निकाल के रखना है या क्या आपको याद रखना है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। पैरेललोग्राम्स लॉ से हमेशा डायरेक्शन दिखाएंगे, उनके बीच का एंगल देना, तो आर वेक्टर कहीं इन बिटवीन देम लाई करेगा और मैग्नीट्यूड आर का कितना है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा टू द पावर 1/2। एंगल का भी आप निकाल सकते हो, एंगल का भी उतना यूज नहीं आता है, तो ये आपको पूरा एकदम माइंड में याद रखना है। क्लास 12 में भी एनी टाइम काम आता है। क्लास 12 के बच्चे इसको ध्यान ही नहीं रख पाते हैं, उनको क्लियर नहीं होता है, तो आप प्लीज इसको अभी अच्छे से क्लियर करो। देखो सब स्पेशल केसेस में पहला वाला मैं बता रहा हूं, जैसे सपोज मान लो ए वेक्टर हो और बी वेक्टर, ठीक है। ये दोनों किस में लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्या, एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, 0 डिग्री। तो डायरेक्टली इसका रिजल्टेंट का वैल्यू याद रखना a प्लस b हो जाएगा।
और दोनों का जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन वहीं पर होगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं? पहला स्पेशल केस, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में एंगल इज 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में तो एंगल 0 डिग्री हुआ, तो रिजल्टेंट आप इस फॉर्मूला को और यूज नहीं करना, इसमें जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, r = a + b, मतलब डायरेक्टली आपको ऐड कर देना है और डायरेक्शन क्या होगा, दोनों के तरफ होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, बहुत इजी है, क्लियर है? इसी से ही ये आया, ठीक है? अब अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, सपोज ये a वेक्टर हुआ, ये b वेक्टर हुआ, तो दे आर इन व्हाट, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन बोलने से थीटा इज हाउ मच, 180 डिग्री। कोई भी एंगल ले सकते हो, ऊपर वाला भी 180 डिग्री बोल दिए या नीचे वाला भी 180 डिग्री बोल। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कांसेप्ट्स आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हुआ, डायरेक्टली ऐड कर दोगे, देखो रिजल्टेंट का वैल्यू a + b। आ रहा है बात समझ में? इसमें क्या है, इसी से ही आया, a² + b² + 2ab cos 0 पुट करें तो क्या आ गया, ये आ गया। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, r = a - b या b - a। जो बड़ा होगा उसको छोटा से क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, या इसको लिखते ऐसे हैं, r = a - b का मॉड। मॉड का मतलब ये मैथ्स का चीज है, आपको वो लोग पढ़ाएंगे। a - b, देखो a वेक्टर माइनस b वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड का मॉड, मतलब बड़ा नंबर को छोटा नंबर से माइनस करना है। डायरेक्शन क्या होगा बताओ, डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर having larger magnitude। कुछ बात पकड़ में आया कि नहीं आया? r वेक्टर का डायरेक्शन वो वेक्टर के तरफ होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। तो चलो समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कांसेप्ट आपको पकड़ में आ गया होगा। सेम डायरेक्शन में तो ऐड करना है, बहुत सिंपल सा है। चलो देखो ये एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो ये a वेक्टर है और b वेक्टर, ठीक है? तो आपको दिख रहा है कि a का मैग्नीट्यूड बड़ा है, b का छोटा है, तो r का वैल्यू क्या होगा, a - b, ठीक है? r वेक्टर का डायरेक्शन जो बड़ा है उसके तरफ r वेक्टर। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? एक डाउट आ रहा होगा बच्चों के मन में कि सर r वेक्टर इज a वेक्टर माइनस b वेक्टर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐड ही कर रहे हैं। r वेक्टर इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये जो मैं लिखा हूं, ये क्या हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कुछ बात समझ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है? कंफ्यूजन होता है, एक दो बार देखोगे, थोड़ा सा आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब एकदम फंडा क्लियर होगा आपका। मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग a वेक्टर और b वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो बड़ा को छोटा से माइनस करना है, तो a - b कर दिए, डायरेक्शन बड़ा की तरफ हुआ, तो आप लिखोगे कि सर r वेक्टर इज a वेक्टर माइनस b वेक्टर। नो, दैट इज इनकरेक्ट। r वेक्टर इज एडिशन ऑफ दीस टू वेक्टर। इन दोनों का हम क्या ले रहे हैं, रिजल्टेंट ले रहे हैं। आया बात समझ में आपको? हम मैग्नीट्यूड के लिए बड़ा को छोटा से माइनस कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर हुआ होगा आपको ये कांसेप्ट? नहीं क्लियर होने से आप कमेंट में डाल सकते हो डाउट, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। दूसरा चीज, अगर अब देखो a वेक्टर मान लो छोटा है और b वेक्टर बड़ा है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, तो r का वैल्यू क्या, b माइनस है और डायरेक्शन टुवर्ड्स द बिग वन, तो बिग वन इस साइड है, ये r वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको क्या क्या याद रखना है, सेम डायरेक्शन में ऐड करना, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या, सब्ट्रैक्ट करना। सेम डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बड़ा के डायरेक्शन में रिजल्टेंट होता है। थर्ड, अब देखो, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो, a वेक्टर b वेक्टर
माइनस थीटा इक्वल्स टू 90। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑर्थोगोनल बोल दो या परपेंडिकुलर वेक्टर। पकड़ में आ गया होगा? ठीक है, तो इसका तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। r का वैल्यू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर। ये आपको डायरेक्टली लर्न करना है, ये इसी में से आया भाई। cos थीटा, थीटा की जगह 90 पुट कर दो, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर। तो स्पेशल केसेस क्या, फटाफट तुम देखे सेम डायरेक्शन ऐड कर दिए, ऑपोजिट डायरेक्शन बड़ा को छोटा से माइनस कर दिए, 90 डिग्री पे है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिए। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखो, इसमें डायरेक्शन डायरेक्टली नहीं पता चलता है, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये 90 डिग्री है, तो इन बिटवीन देम कहीं पर भी आप शो कर दो। दिस इज व्हाट योर r वेक्टर। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। देखो, r का मैग्नीट्यूड इज a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का अंडर। और अगर कहीं वहां लिखेंगे r वेक्टर, तो r वेक्टर इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर। देखो दोनों में आपको पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाय डिफरेंस कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है। मैं एक लेक्चर बनाऊंगा न्यूमेरिकल पे, तब ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एज ऑफ नाउ तुमको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बता रहा हूं? r का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर का अंडर रूट। r का मैग्नीट्यूड निकाल दे, लेकिन पूरा का पूरा r वेक्टर क्या है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो प्लीज थोड़ा सा समझना। अब सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर हो गया, इनको छोड़ के एनी अदर केस तो क्या अपना बेसिक मेथड ही सही है, या अपना बेसिक मेथड ही करना पड़ेगा, या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। a वेक्टर, b वेक्टर, एंगल थीटा, तो ये अपना r वेक्टर, r की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आ गया समझ में? पूरा फील आ गया होगा, पूरा फ्लो आ गया होगा। फिफ्थ स्पेशल केस पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह फटाफट यूज आएगा। देखना मैं क्या बोलूंगा। इफ both the vectors have equal magnitude, then resultant passes through their angle bisector। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं? If both the vectors have equal magnitude, then resultant passes through their angle bisector। यानी कि टेक्निकली लिखूंगा, अगर a और b का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, आप बोलोगे सर ऐसा लिखना है तो a वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर। नहीं भाई, ये नहीं बोल रहा है। और आपका अंडरस्टैंडिंग को बहुत एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डलवा रहा हूं। If a equals to b बोल रहा है, मतलब दोनों का वेक्टर का क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा। If a vector equals to b vector mean if a का मैग्नीट्यूड equals to b का मैग्नीट्यूड, then alpha will be theta by 2। r एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। देख लो, कोई बना लेते हैं। ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, दोनों का वैल्यू सेम हुआ, ये एंगल थीटा है, तो r वेक्टर बीच से पास किया, मतलब this is theta by 2 and this is also what theta by 2। Are you getting this? बहुत सिंपल है। कुछ भी डायग्राम बनाओ ना, डायग्राम पे तो अभी आपको उतना टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हमने काफी बार ये सारा चीज कर लिया है, कंफर्टेबल भी हो। थीटा बीच से r वेक्टर निकलेगा थीटा by 2 and this is what theta by 2। ठीक है, अब ये रिजल्ट कहां से आया? ठीक है, छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैथ्स का, आप घर में करना। प्रूफ करो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला था। क्लियर? प्लीज घर में एक बार रफ में ट्राई करना, थोड़ा मैथ्स का अच्छा रिवीजन आ जाएगा। फिजिक्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी फिजिक्स नहीं है, पूरा मैथ्स है। ये जो स्टेटमेंट मैं बोला था, इफ a इक्वल्स टू b, यानी कि a का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू b का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर नहीं बोला, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ, तो बच्चे लोग प्रूफ कर दो ये एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा, ये अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाय 2।
डायग्राम समझ में आ गया, एप्लीकेशन समझ में आ गया, किस तरीके से हमने इसको बनाया है। सिक्स्थ, पता है ये सब अगर आप याद करोगे ना एंट्रेंस में क्वेश्चंस बहुत फटाफट बनेंगे। सिक्स्थ जो है एक न्यूमेरिकल ही है, उस न्यूमेरिकल को बेसिकली मैं क्या बोलता हूँ थ्योरी के फॉर्म में बता रहा हूँ, सुनते जाना। देखो इफ a का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू b का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड एंगल बिटवीन देम इज व्हाट 120 डिग्री, then resultant equals to a equals to b। ये बहुत जल्द आपको दिखेगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करोगे ना, अभी तो देखो बहुत जूनियर स्टेज में हो, क्लास 12 में या क्लास 11 के एंड में जो भी न्यूमेरिकल आता है वो बहुत कुछ मिला के आता है, 5-7 कांसेप्ट्स मिलकर आएंगे, तब उसमें आपको ये तुरंत दिख जाएगा। अच्छा दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का क्या एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का भी वैल्यू क्या होगा, उन दोनों के बराबर होगा। मतलब ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंगल दोनों के बीच में 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का भी वैल्यू कितना होगा, a और b के बराबर होगा। और r वेक्टर है, कहां से पास करेगा, एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। क्यों एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा भाई, क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, तो दिस इज व्हाट 60 डिग्री, दिस इज नॉट 60। आया बात समझ में। सारा स्पेशल केसेस पे आपका कमांड बना कि नहीं बना, पहले चार्ट तो हमने उस टाइम डिस्कस कर लिया था। पांचवा क्या बोलता है, दोनों का क्या सेम होगा, वैल्यू सेम हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, तो एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। चलो थोड़ा सा मैं चाहता हूं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आए आप लोग को, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, दोनों का वैल्यू सेम है अगर, और एंगल मान लो मैं दे देता हूं 90, ठीक है, ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, और दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू 45 आ रहा है बात समझ में। और सिक्स्थ वाला दोनों सेम होना चाहिए, एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, तो रिजल्टेंट का भी वैल्यू a और b के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू सेम है, तो एंगल बाइसेक्टर तो होगा ही होगा। मतलब ये पॉइंट में हम इसको भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक पूरा सब स्पेशल केसेस में कंप्लीट हमने कर लिया है। स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करते करते जाना, ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ क्या निकाले, क्या कंक्लूड किए, एंड द लास्ट इज सम स्पेशल केसेस। अब डिस्कस करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। हेडिंग से उतना अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलो मैं समझाता हूं, तो उस पे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सपोज मान लो if two vectors, मतलब सवाल में लिख रहा हूं, if two vectors, या ऐसा लिख लो, if magnitude of two vectors is fixed, ठीक है, मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बट थीटा याद है, बट थीटा इज क्या, वेरिएबल। आया बात समझ में। दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड फिक्स है, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आपको गिवन है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, इसका वैल्यू आपको गिवन है, लेकिन जो थीटा है वो क्या है, वेरिएबल, ठीक है, रिजल्टेंट होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, थीटा इज वेरिएबल। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब समझ में आ गया होगा टॉपिक कि यार देखो दो वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर्स का हमको मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, ठीक है, दो वेक्टर्स का हमारा मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, बट एंगल इज वेरिएबल, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो बोला गया है
कि देन फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, ऐसा कौन सा एंगल होगा जब रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा और रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम होगा। तो बहुत सिंपल है ये, थीटा 0 डिग्री में रिजल्टेंट इज मैक्सिमम और ये r मैक्सिमम का वैल्यू क्या 0 डिग्री पे क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं। मिनिमम थीटा जब क्या होगा 180 डिग्री पे, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो r क्या होगा, मिनिमम होगा। और r मिनिमम का वैल्यू a माइनस b या क्या b माइनस a, या मैं क्या लिखना सिखाया था, a माइनस b का मॉड, यानी कि बड़ा को छोटा से क्या माइनस करेंगे। आ रहा है बात समझ में? तो थीटा इक्वल्स टू 0 अभी पढ़े थे यार स्पेशल केस में, तो ये सेम डायरेक्शन में जब होगा तब रिजल्टेंट का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, और जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा। क्लियर है? तो इससे एक इंपॉर्टेंट नोट करके मैं कंसेप्ट लिखूंगा, r का वैल्यू हमेशा a माइनस b का मॉड से लेकर a प्लस b के बीच में लाई करेगा। आया बात समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू a माइनस b का मॉड, बड़ा को छोटा से माइनस करना है, से लेकर रिजल्टेंट का वैल्यू कम से कम इतना हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, समझ में आ गया होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है। अब इसी को ही समझते हैं, एक एप्लीकेशन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करके दिया हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मतलब देखो एग्जामिनर क्या एप्लीकेशन होता है, पढ़ाते क्या है और कितना दूर तक सोच के सवाल दिया जा सकता है। टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 15 एंड 3, ठीक है, सॉरी 15 एंड 13, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है 15 एंड 30, ठीक है। a b का वैल्यू, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रिजल्टेंट। अच्छा, तो उनका रिजल्टेंट का क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है? तो मैंने अभी पढ़ाया ना भाई कि रिजल्टेंट का वैल्यू कम से कम a माइनस b से लेकर क्या a प्लस b के बीच में लाई करेगा। कम से कम इतना होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। एंगल तो दिया नहीं है ना, दोनों का वैल्यू दे दिया, a का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दे दिया, एंगल दिया नहीं, हो सकता है एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो a माइनस b बड़ा माइनस छोटा, तो 15 माइनस 13 इज 2 एंड 15 प्लस 13 इज 28। तो देखो भाई रिजल्टेंट 2 से लेकर 28 तक हो सकता है, मतलब 2 इज आल्सो इंक्लूडिंग, 28 इज आल्सो इंक्लूडिंग। 2 से ना छोटा ना 28 से बड़ा। तो ऑप्शंस चेक करते हैं। पाई कितना होता है भाई 3.14, तो यस ये पॉसिबल है। √2 तो पॉसिबल नहीं, 2 से छोटा होगा √2, तो ऑप्शन बी इज नॉट पॉसिबल। √300, देखो थोड़ा सा मैथ्स दे देता है हमेशा फिजिक्स में। √300 क्या लगता है कितना होगा, 28 से छोटा होगा। हाँ भाई 28 से छोटा हो जाएगा, ये तो हम लोगों को पता चल रहा है। √300 इज आल्सो करेक्ट। 35 नहीं भाई, 35 28 से बड़ा है। 1.3 नहीं भाई, 1.3 नहीं होगा, क्या है 2 से छोटा है। 28.01 नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? 28 से थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं हो सकता, दैट इज 28.01। मतलब जो भी रिजल्टेंट का वैल्यू होगा, आ रहा है बात समझ में, जो भी रिजल्टेंट का वैल्यू होगा दैट विल बी ऑलवेज लाइंग बिटवीन इट्स मिनिमम वैल्यू बड़ा माइनस छोटा एंड मैक्सिमम वैल्यू दैट इज देयर सम, ठीक है। एक सिंपल सा कांसेप्ट था। आप मतलब इससे पहले जो स्पेशल केसेस पढ़ाए थे उसी से ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बनाया गया है, तो प्लीज इसको आप ध्यान में रखें। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ये अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने पूरा एडिशन समझ लिया था अच्छे से, अब सब्ट्रैक्शन समझते हैं। बट पता है सब्ट्रैक्शन एडिशन से ही आया है, कुछ ही अलग टॉपिक नहीं है, बेसिक्स जो पढ़े हैं उसी से ही आया है। तो चलो दिमाग लगाते हैं, समझते हैं। तो मेरा बेसिक वाला डायग्राम पहले से जो पढ़ते थे, ए वेक्टर बी वेक्टर, दिस इज जो भी होगा आपको डायग्राम दिया रहेगा। तो मेरे को बोलेगा फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है।
ये मेरा सवाल है या ये मेरा एम है, कुछ भी बोल लो, हमको ये डिराइव करना हो, फाइंड करना हो, या मेरा ये क्वेश्चन हो। तो छोटा सा चीज, जैसे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर, दो वेक्टर को ऐड करते थे तो तीसरा नया वेक्टर मिलता था, ऐसे ही दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एक तीसरा वेक्टर मिलेगा। तो मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ थर्ड न्यू वेक्टर। ठीक है, उसमें रिजल्टेंट बोलते थे एडिशन में, इसमें इसका कोई ऐसा नाम नहीं है, आप कुछ भी ले लो। तो चलो मैं लेता हूं लेट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल्स टू x वेक्टर, x ले लेते हैं। रिजल्टेंट जो था, दो वेक्टर को ऐड करने से, एडिशन करने से रिजल्टेंट निकलता था, r से रिप्रेजेंट करते थे, इसमें हम कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, x ले ले रहे हैं। एक्चुअली पता है रिजल्टेंट जो है वही है x, इनका रिजल्टेंट ही कंसेप्ट आएगा, सब्ट्रैक्शन में एडिशन ही आएगा। कैसे आएगा? तो देखो x इज a वेक्टर माइनस b वेक्टर, देखो मैं क्या लिखता हूं, a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर। आया बात समझ में? यानी कि x इज व्हाट रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर, या x इज a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर का एडिशन। आया बात समझ में? कांसेप्ट पकड़ में आया? x वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ x वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर। तो देखो करना क्या है, this is a vector, ठीक है, this is b vector, this is theta। याद है नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, माइनस b क्या होगा, b को बस ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देना, सेम लेंथ का ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज माइनस b वेक्टर। ये एंगल थीटा, तो ये कितना 180 माइनस थीटा। आ रहा है बात समझ में? तो अब मेरे को माइनस b वेक्टर और a वेक्टर का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। आ रहा है बात समझ में? तो ये वाला और ये वाला पे जब हम लोग लॉ लगाएंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला पे जब हम लॉ लगाएंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज व्हाट क्या x वेक्टर। कांसेप्ट पकड़ में आया? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है भाई, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है हम लोग को, कुछ भी नहीं करना है। माइनस b a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर, तो ये माइनस b वेक्टर को ये वेक्टर को, तो इनका रिजल्टेंट आ गया क्या, x वेक्टर। तो देखो अब x का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, ठीक है, x का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इनके बीच का एंगल। ठीक है, रिजल्टेंट का जो फार्मूला हम जो पढ़ते आए थे, x तो मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ही है ना, सब्ट्रैक्शन ना भूल जाओ, इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो a स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, b ही होता है। अरे बच्चों मैंने बताया था ना, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2ab cos, इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। ये आया बात समझ में? इसको और इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। ये a वेक्टर है, यहां बना देता हूं, चलो दिस इज a वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? अब देखो आप ये चीज मैथ्स में पढ़ोगे आगे, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो इससे x का वैल्यू क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x क्या है हमारा, a, x वेक्टर क्या, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यानी कि मैं क्या लिख रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कुछ बात पकड़ में आया? ये लाइन का मतलब क्या होता था, मैग्नीट्यूड होता था, देखो a माइनस b, सॉरी a वेक्टर माइनस b वेक्टर, एक वेक्टर आ गया, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस
2ab cos थीटा। आ रहा बात समझ में किस तरीके से आया, कहां से कहां हम लोग चले, ये आप अगर लर्न करके रखोगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐड करोगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, a वेक्टर प्लस b मैग्नीट्यूड में यहाँ प्लस होता था, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड में यहाँ क्या आएगा, माइनस होगा। आया बात समझ, क्लियर है। चलो और अच्छे से थोड़ा सा इसको समझते हैं, एक और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज इसी में आपको बोल दिया फाइंड b वेक्टर माइनस a वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर बोल दिया था, अब b वेक्टर माइनस a वेक्टर बोल दिया, तो मैं चलो इसको y ले ले रहा हूं। लेट y वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर माइनस a वेक्टर, that can be written as what, y vector is b vector plus of minus a vector। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, प्लस ऑफ माइनस a वेक्टर। तो देखो डायग्राम बनाते हैं, a वेक्टर b वेक्टर एंगल थीटा, अब माइनस a वेक्टर, तो माइनस a वेक्टर क्या है, ये हो गया हमारा माइनस a वेक्टर, सेम लंबाई का ऑपोजिट डायरेक्शन, हमको निकालना क्या है, y इज रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट, ये थीटा 180 माइनस थीटा, क्लियर है, 180 माइनस थीटा, दिस हो गया क्या, y वेक्टर। आया बात समझ में, किस तरीके से करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब चलो y की वैल्यू निकालते हैं भाई, y का वैल्यू निकालते हैं, y का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का एंगल, देखो बार बार रिवाइज करा दे रहा हूं मैं, तो माइनस a का मैग्नीट्यूड इज a स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड इज b स्क्वायर प्लस 2, इसका मैग्नीट्यूड इज अगेन a, b cos एंगल इज सेम 180 माइनस थीटा होल का अंडर। बट यार अभी तो आप पढ़ लिए हो ना, क्या पढ़ लिए हो, बट अगर आप पढ़ लिए हो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो y इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर। तो y क्या है, y वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो y वेक्टर क्या है, b वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos का अंडर। देखो a वेक्टर माइनस b वेक्टर करे तो भी वही आया, b वेक्टर माइनस a वेक्टर करे तो भी मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम आया। तो सब्ट्रैक्शन कोई अलग टॉपिक नहीं है, पता है, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो एक तरीके का रिजल्टेंट ही है। आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये कांसेप्ट समझना, फॉर्मूला याद रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, b वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये आप याद रख सकते हो, बट कांसेप्ट याद रखना है, कांसेप्ट याद रखोगे तभी जाके न्यूमेरिकल्स हो पाएगा। अब इसमें कुछ नोट करके पॉइंट्स लिखवा देते हैं, चलो बहुत सिंपल है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डिफरेंस समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। पहला, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू b वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कंफर्टेबल हो, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना होगा उतना ही b वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर। कुछ समझ में आया, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज माइनस ऑफ दिस। देखो माइनस अंदर चले जाएगा तो ये यही आ जाएगा, मतलब a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या लिए थे हमने, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज व्हाट, x वेक्टर, ये x वेक्टर था, x वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ व्हाट, b वेक्टर माइनस a वेक्टर इज व्हाट, y वेक्टर। आया बात समझ में, क्लियर है। तो दो वेक्टर x वेक्टर इज माइनस ऑफ y वेक्टर रिलेट कर पाओ, ये दोनों क्या हो गए,
नेगेटिव वेक्टर्स। याद है नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो प्रूव हो रहा है दोनों का क्या हुआ, सेम मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट। देखो x ऐसे है, जस्ट इसके ऑपोजिट पे क्या है, y है। क्लियर है, पकड़ में आया कि नहीं आया? चलो फिर से डिस्कस करते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम था, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले और b वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले। मैग्नीट्यूड तो सेम था, प्रूफ किया मैं। फिर मैं लिखा a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर। मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पूरा वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। तो पूरा वेक्टर के बारे में कैसे बात हुआ? a माइनस b क्या था, x था। चलो x को आप देखो, b माइनस a क्या था, y था। अब सिर्फ y को देखो तो क्या रिलेशन आया, x इज माइनस ऑफ y। दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव वेक्टर्स याद करो, पहला लेक्चर नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखो मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये x है और जस्ट उसके ऑपोजिट में क्या है, y है। तो चलो मैं लिख भी देता हूं आप लोग को, a वेक्टर माइनस b वेक्टर एंड b वेक्टर माइनस a वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स नहीं समझ में आया होगा, भूल गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा डेफिनेशन लिखता हूं। दैट इज दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड है ना भाई, बिल्कुल, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में जितना चीज था सब हमने पढ़ लिया है। बहुत इजी है भाई, बहुत सिंपल है, कंसेप्ट पकड़ में आना चाहिए। और देखो 2 बार 3 बार आपको रिवाइज करना है। ऐसे तो मैं आपको 2-3 बार एक कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन कर ही दिया हूं, बट फिर भी आप ये वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। प्लीज यहां तक एक बार अच्छे से सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना। अब लास्ट के 2 बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स पे आते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो जो हमने एडिशन पढ़ लिया था, सबट्रैक्शन पढ़ लिया था, उससे कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो देखो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव बट वेक्टर सबट्रैक्शन इज नॉट। तो देखो ये वर्ड कम्यूटेटिव, बेसिकली ये वर्ड कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर कैन बी रिटन एज b वेक्टर प्लस a वेक्टर। मतलब ये पोजीशन हम इंटरचेंज कर रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? आर यू गेटिंग दिस? पोजीशन हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये पोजीशन जो इंटरचेंज हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर करो या b वेक्टर प्लस a वेक्टर करो तो दैट इज पॉसिबल। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, वेक्टर सबट्रैक्शन इज नॉट। ठीक है, वेक्टर सबट्रैक्शन इज नॉट मतलब देखो a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ऐसा होता है? नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, क्या होता है बताओ? whereas क्या होता है, हमने भी पढ़ा था ना यार, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ व्हाट, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। आ रहा बात समझ में? तो पोजीशन इंटरचेंज करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं। a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। ठीक है, सिंपल सा, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेकंड प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब ये वर्ड एसोसिएटिव का मतलब क्या है, बट सबट्रैक्शन इज नॉट। ठीक है, अब देखो एसोसिएटिव का मतलब a प्लस b प्लस c। तो देखो अगर 3 वेक्टर को ऐड करना है तो क्या करते हैं, कॉमन सेंस, बेसिक्स आपको 3 नंबर को ऐड करना है, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो पहले कोई 2 को करोगे, 5 प्लस 5, फिर 2 को करें 10। आया बात समझ में? हम 2 को ले लेकर ऐड करते हैं। आया बात समझ में? तो एसोसिएटिव का मतलब आइदर आप a प्लस b
प्लस सी करो या ए प्लस सी प्लस बी करो या बी प्लस सी प्लस ए करो। मतलब एसोसिएटिव का मतलब कोई भी दो को लेकर ऐड करके आप तीसरा के साथ यूज कर सकते हो। आ गया बात समझ में? ए और बी को सी से किए, फिर इन दोनों को करके इससे ऐड किए, फिर इन दोनों को करके इससे ऐड किए। आ रहा है बात समझ में? बहुत सिंपल है। तो ये कोई पूछता नहीं है, सिंपल सा चीज है। जब भी दो से ज्यादा क्वांटिटी को ऐड करना है तो क्या करते हैं? दो लेकर करते हैं। अब थोड़ा सा चलो और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे a प्लस बी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? b प्लस ए प्लस सी। ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ? इंटरचेंज किया, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव। रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? बस अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करानी है मेरे को और कुछ नहीं। सिमिलरली ये क्या है? a प्लस सी प्लस बी, तो c प्लस ए प्लस बी, b प्लस सी प्लस ए, तो सिमिलरली क्या? c प्लस बी प्लस ए। आ रहा है बात समझ में? तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए याद रखना वर्ड एसोसिएटिव और ये वर्ड क्या? कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्लियर है? लास्ट टॉपिक, लास्ट कांसेप्ट, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो, इट इज यूज्ड फॉर एडिंग मोर देन टू वेक्टर्स। तो मैंने बताया था आपको पहले ही कि दो वेक्टर से ज्यादा को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पॉलीगॉन्स लॉ। ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम, दो को ऐड करने का काम था। पैरेललोग्राम सॉरी पॉलीगॉन दो से ज्यादा को ऐड करने का काम आएगा। स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर समझते हैं। It states that if all the vectors to be added, ठीक है, it states that if all the vectors to be added are taken in same order, जिनको ऐड करना है उनको सेम ऑर्डर में लो, and forms the sides of a polygon। देखो polygon बेसिकली क्या होता है? What is a polygon? पता ही होगा। आ रहा है बात समझ में? I am sorry, ट्रायंगल के बाद से जो भी है वो polygon है। Any figure having more than 3 sides, 4 स्क्वायर रेक्टेंगल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, तो ये सब क्या है? पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन नहीं पता बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। एनी क्लोज्ड फिगर, स्पेलिंग देख लेना यार, हैविंग मोर देन 3 साइड्स। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होगा? तो ठीक है, सेम ऑर्डर फॉर्म्स द साइड ऑफ ए पॉलीगॉन। देन द लास्ट वेक्टर, लास्ट वाला वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर इज द रिजल्टेंट ऑफ द रेस्ट वेक्टर्स। ठीक है, समझते हैं? पता है कोई नहीं पूछेगा आपसे, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आज पढ़ो, समझ लो और कहीं काम नहीं आएगा। चलो सपोज a plus b plus c plus d plus e is R वेक्टर। मैं 5 को ऐड किया, a plus b plus c plus d plus e। 5 वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या है? 5 वेक्टर को ऐड कर तो R वेक्टर आया। तो पॉलीगॉन लॉ क्या बोला भाई? जितने को ऐड करना है सबको सेम ऑर्डर में करना। a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर, e वेक्टर। ठीक है, a b c d e इन सबको ऐड करना, इन सब किसमें बनाना? सेम ऑर्डर में। दिख रहा है? तो जो लास्ट साइड होगा उसको ऑपोजिट ऑर्डर में बनाना। तो दिस इज व्हाट योर क्या? R। आ गया स्टेटमेंट समझ में? क्लियर है? बहुत इजी है। It states that if all the vectors to be added, a b c d e को ऐड करना है, टेकन इन सेम ऑर्डर, जैसे a b c d e सब हेड टेल में सेम ऑर्डर में, एंड फॉर्म्स द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन के साइड्स बन रहे। ठीक है, देन द लास्ट वेक्टर, ये होगा लास्ट वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो भाई बेचारे को ऑपोजिट ऑर्डर में ले लिए, ऑड वन आउट इज द रिजल्टेंट ऑफ द रेस्ट वेक्टर। मतलब r इन सब का क्या है? सम है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए स्कूल एग्जाम से पूछेगा और कहीं भी पूछता है, कोई यूज नहीं है, बेकार चीज है। देखो प्रूफ करना क्या है, कंसेप्ट क्या होता है? दो से ज्यादा कोई भी क्वांटिटी को ऐड करनी है आपको,
ठीक है, दो से ज्यादा कोई भी क्वांटिटी को ऐड करनी है तो क्या करते हैं, दो दो कर करके ऐड करोगे, मतलब पहले a प्लस b करोगे, फिर this प्लस this करोगे, फिर a प्लस b प्लस c प्लस d करोगे। आ रहा है बात समझ में? दो दो करके हम ऐड करते हैं, तो देखते जाओ, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। a और b सेम ऑर्डर में है, एक ऐसा एक वेक्टर बनाना है, ये ऑपोजिट ऑर्डर में, तो दिस इज व्हाट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। कैसे? ट्रायंगल्स लॉ, a वेक्टर b वेक्टर सेम ऑर्डर और ये ऑपोजिट ऑर्डर, ट्रायंगल्स लॉ। मैंने बोला ही था ट्रायंगल से ही सब आता है, ठीक है। अब इसको देखो और ये c को देखो, ठीक है, इसको देखो c को देखो। अगेन देखो, मैं यहां पर ऐसे करके ज्वाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां यहां और यहां ये अगेन ट्रायंगल बना, तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इज व्हाट a प्लस b प्लस c। आया बात समझ में? अब अगेन इसको देखो, इसको देखो, आ रहा बात समझ में? बहुत सिंपल है, दिस दिस ये इसका रिजल्टेंट हुआ, तो दिस प्लस दिस इज दिस, a प्लस b प्लस c प्लस d वेक्टर। आ रहा होगा ना बात समझ में? तो अब लास्ट में क्या है, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू r वेक्टर, यानी कि r वेक्टर इज व्हाट, दिस a b c d प्लस e वेक्टर। आ गया बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं? बहुत सिंपल है। क्या करें, देखते जाओ, फिर से देख लो, एक बार और बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। a b सेम ऑर्डर, b ऑपोजिट ऑर्डर, ये वाला क्या होगा, इसका इसका सम, a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो गया। अब भूल जाता हूं, a वेक्टर और b वेक्टर गायब भी हो गए, देखो मैं मिटा देता हूं, है ना। इजी कर रहा हूं चीजों को, अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि बच्चों का दिमाग चले, बहुत अच्छा वो फील करने लगे, ठीक है। अब देखो, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये और ये सेम डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अगेन ये वाला वेक्टर इसका और इसका सम होगा, तो a प्लस b प्लस c, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो मतलब मैं इसको गायब कर सकता हूं, इन दो वेक्टर को मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया ना। आया बात समझ में? इन दो वेक्टर को मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। आया बात समझ में? अब वापस वही चीज करते हैं, सेम चीज करते हैं, ये और ये सेम ऑर्डर, ये ऑपोजिट ऑर्डर, तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, तो a प्लस b प्लस c प्लस d, तो ये आ गया। अब इसको गायब कर दिए। अब लास्ट को दिख रहा है, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। आया बात समझ में? तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल में पूछा तो ही काम में आएगा। हम लोग कभी भी पॉलीगॉन्स लॉ यूज नहीं करेंगे दो वेक्टर से ज्यादा ऐड करने के लिए। रादर हम क्या करेंगे मैं बताता हूं, टू ऐड more than two vectors we will use resolution of vectors, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं सीखोगे तो पूरा 2 साल दिक्कत करेगा। तो मैंने क्या कहा, वेक्टर्स को ऐड करना हो तो पॉलीगॉन्स लॉ नहीं यूज करेंगे, मतलब 2 से ज्यादा के लिए पॉलीगॉन लॉ यूज नहीं करेंगे, हमेशा क्या यूज करेंगे, रिजोल्यूशन। टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स वी विल यूज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसको पढ़ने से पहले, रिजोल्यूशन ऑफ पढ़ने से पहले जितना भी मैंने पढ़ाया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, वेक्टर क्या है, टाइप्स क्या है, कैसे ऐड करेंगे, ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबको पढ़ के रखो। हम फिर इस पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि क्या एक्चुअल लेवल ऑफ न्यूमेरिकल आता है। सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, क्या लेवल है स्कूल एग्जाम का, एंट्रेंस में, आईआईटी का, मेडिकल का। तो टिल देन प्लीज ये सारी चीज आप रिवाइज करते रहो। थैंक यू।